बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे अहकामुत तजवीद का चैप्टर नंबर 2 इंशाअल्लाह ज़वजल। और चैप्टर नंबर 2 जो है वही हमारा मेन चैप्टर है इस बुक का। इसलिए सब लोगों ने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। और ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें सिर्फ समझने से काम नहीं चलना, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। हम चूंकि रिवीजन कर रहे हैं, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाएंगे और इसलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस भी ज्यादा ज्यादा और जल्दी जल्दी करनी है मखारिज की साथ साथ इंशाल्लाह से वजह। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि मखरज क्या होता है। ठीक है, मखरज होता है, ये मखरिज नहीं होता। तो हम पहले पढ़ते थे थी मखरिज। अब हम अपनी करेक्शन करते हैं कि ये लेटर, ये वर्ड वर्ड क्या होता है, मखरज। अच्छा, मखरज मखरज क्या होता है? मखरज वो मकाम है जहां से किसी मखसूस हर्फ की आवाज निकाली जाए ताकि उस हर्फ को दूसरे हरूफ से अलग किया जा सके। आपकी बुक का पेज नंबर 27 है, वो भी निकाल लें अगर आप लोग मैच करना चाहते हैं। मखरज कौन सा मकाम है? वो मकाम है जहां से किसी मखसूस हर्फ की आवाज निकालते हैं। क्यों? यानी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से क्यों हम आवाजें निकालते हैं, ताकि एक हर्फ को हम दूसरे हर्फ से अलग कर सकें और हमें सिर्फ सुनने से ही पता चल जाए। क्योंकि जब हम उर्दू पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो एक जैसे ही हमें सुनाई देते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क़िरत सुनते हुए हमें पता होना चाहिए इन्होंने काफ पढ़ा है, कवाफ पढ़ा है, कि सीन पढ़ा है, कि सौद पढ़ा है, और भी इस तरह से डिफरेंट जो लेटर्स हैं। अब इसके लिए हमने जानना होगा कि हर्फ क्या होता है, क्योंकि निकालना किसको है हमने, हर्फ को। तो हर्फ को देखते हैं। हर्फ उस आवाज का नाम है जो एक मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज पर इंहिसार करती है। अच्छा जी, हर्फ क्या हो गया? एक आवाज हो गई। और आपको पता है कि ये जो है ये सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा यूनिट है किसी भी बुक का। जैसे हमारे पास वो होते हैं ना, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर सबसे छोटा होता है उनमें से। जस्ट लाइक ये जो हर्फ है ये सबसे छोटा यूनिट है, यानी यहीं से आगे चीजें फिर कंटिन्यू होती है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ये एक मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज पे इंहिसार करती है ये आवाज। अब ये मुअय्यन मखरज क्या होता है? मुअय्यन मखरज हम कहते हैं, अच्छा इसका दूसरा नाम है मुहक्कक मखरज। क्या कहते हैं? अल मखरजुल मुहक्कक। अब मुहक्कक से क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखें, तहकीक से निकला है ना ये वर्ड। तो यानी ये तहकीक शुदा है कि उलमा कराम ने इसमें बहुत ज्यादा तहकीक की है और फिर उसके बाद इजाजत दी है कि ये हर्फ यहाँ से निकलेगा। ये हो गया मुअय्यन मखरज, जो पता है हमें, तहकीक शुदा है, साबित शुदा है। एक है गैर मुअय्यन मखरज। गैर मुअय्यन मखरज को हम कहते हैं मखरजुल मुकद्दर, मुकद्दर भी कहते हैं। अब ये मुकद्दर किससे निकला है? ऑब्वियसली तकदीर हमें पता है। क्या मतलब है? यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनपे जितनी चाहे रिसर्च कर लें, जो जैसी हैं वो वैसी ही रहती हैं, मतलब जेन्युइनली हम कह सकते हैं वो ऐसी ही निकलती हैं। तो ये जो लेटर्स है ना, कुछ जो यहाँ से निकलते होंगे वो ऐसे ही हैं। उन पे जितनी भी तहकीक कर लो उनकी समझ नहीं आती कि वो क्या है, कैसे है। लेकिन उनकी जो जगह है वो ऐसे ही है, नेचुरली ही ऐसे है, कुदरती तौर पे ही ऐसे। ठीक हो गया। ये आपको सिर्फ एक छोटा सा मैंने एक टिप्स दी है बस दोनों वर्ड्स को समझने के लिए। इसलिए जब हम आगे इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर आपको मजीद वाज़िया हो जाएगा। चलें पढ़ ही लेते हैं साथ ही। पहले मुअय्यन मखरज। मुअय्यन मखरज वो मखरज है जिसका इन्हिसार हल्क, जबान या होंठों के किसी खास हिस्से पर होता है। ठीक है, अब खास हिस्से पर हो गया तो हम कह रहे हैं कि ये मुअय्यन है, जाना पहचाना है, मतलब पता है हमें कहाँ से, हल्क या फिर होंठ या फिर जबान, यानी किसी ना किसी पोर्शन से उसका कनेक्शन होगा। अच्छा, अब गैर मुअय्यन मखरज क्या होता है? गैर मुअय्यन मखरज वो मखरज है जिसका इन्हिसार हल्क, जबान या होंठों के किसी खास हिस्से पर नहीं होता। अब आप अपने मुंह को जरा देखें, आपका हल्क है,
होंठ है, जबान है। अब इन हिस्सों पे नहीं हो रहा तो फिर कहाँ कहाँ से निकलेगा? हम कहते हैं कि इसका इतलाक जो है ना सिर्फ 3 हरूफ मद्दा पर होता है, जो कहाँ से निकलते हैं? मुंह और हल्के खाली हिस्से से निकलते हैं। इसलिए हम कहते हैं वो खाली हिस्से से निकलते हैं। इतना लंबा खाली हिस्सा है, एग्जैक्ट क्या प्लेस है हमें नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं वो गैर मुअय्यन मखरज पे उनका इन्हिसार है। इनका हरूफ मद्दा का, यानी जितने भी लेटर्स अभी हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी के, हरूफुल हिजा कहते हैं इनको अरबिक में। तो हरूफुल हिजा जब हम पढ़ेंगे तो वो कहाँ से निकलेंगे आपके पास? मुअय्यन मखरज से। लेकिन जो हरूफ मद्दा हैं वो आपके निकलेंगे जी गैर मुअय्यन मखरज से, क्योंकि उनका इन्हिसार हल्क जबान या होंठों के किसी खास हिस्से पर नहीं होता। ये तो बहुत एक क्लियर सी पिक्चर है। अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास हरूफुल हिजा है अरबिक में इनको हरूफुल हिजा कहते हैं, उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं, और इंग्लिश में इनको अल्फाबेट्स कहते हैं। जब हम ग्रामर भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको कुछ उलमा कराम जो हैं वो इसको 28 कहते हैं, कुछ 29 कहते हैं। 29 वो कहते हैं जो अलिफ और हमजा को अलग अलग रखते हैं, तो 28 वो कहते हैं जो हमजा और अलिफ को एक ही रखते हैं। तो हमारी बुक में यहाँ पे 29 मेंशन है, और इसलिए हम इसको जरा तफसील से देख लेते हैं, इसको जरा पढ़ के देखते हैं। पहले देखें, हमारे पास है जी अलिफ, ये तो हमें पढ़ना आता है। फिर आगे ये है बा, इसको अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं? बे, बे ते से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने उर्दू में ऐसे ही पढ़ा है। अच्छा, उर्दू में अल्फाबेट्स जो होते हैं ना वो कितने होते हैं? वो 37 होते हैं, ठीक है? थोड़े से ज्यादा होते हैं। जैसे उसमें कौन सा एक आ जाता है? पे एक्स्ट्रा होता है, टे होता है, जीम होता है, फिर वो दाल के बाद डाल आता होता है ना, डाल, फिर अड़े, फिर वो जो रोजा जैसे हम पढ़ते हैं उसके बाद से आता है ना, रेजे से, फिर गाफ, फिर ये बढ़िए, ये। तो इस तरह से आपके पास जो है ना वो 37 लेटर्स बनते हैं उनके। अब हम जब उर्दू में पढ़ते हैं ना तो हम इनको इमाला के साथ पढ़ते हैं, यानी ए के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं? लेट मी राइट हियर। हम इनको पढ़ते हैं जी ये बढ़िए के साथ, ठीक है? अब यहाँ पर हमने बढ़िए के साथ नहीं पढ़ना इनको, अब हमने इनको आ वाली साउंड के साथ पढ़ना है। आ, ठीक है जी। कौन से साउंड से पढ़ना है? आ के साउंड से। तो हम इनको क्या पढ़ेंगे? हम इनको पढ़ेंगे बा। हमने इसको किसी ने भी आज के बाद बे नहीं पढ़ना, बे ते से नहीं पढ़ना, बा ता सा, ठीक है? बा ता सा। उसके बाद जीम, ये वैसे ही आ जाएगा। जो 3 हरफी लेटर्स हैं वो वैसे ही पढ़े जाते हैं उर्दू में भी और अरबिक में भी। उसके बाद आपके जाता है हा, इसको हे नहीं पढ़ना, ठीक है? हा पढ़ेंगे इस तरह से, खे नहीं पढ़ना, खो पढ़ेंगे। फिर दाल, दाल। अब ये रॉ है, इसको रे नहीं पढ़ना। जा है, जे नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद सीन, शीन, सेम। सौद, अब इसको स्वाद नहीं पढ़ना, स्वाद उर्दू में हम स्वाद पढ़ते हैं ना, अपने होंठों को गोल करके बड़ा वाव की तरह बना के स्वाद, हाँ? तो इंग्लिश अपने अरबिक में इसको सौद ऐसे पढ़ना है, इसी तरह से बौद। फिर आगे क्या है? तो, अब इसको तोए जोए नहीं पढ़ना, तो वो, ठीक है? इस तरह से इसको ऐन गैन नहीं पढ़ना, ये आइन होता है, ये गैन होता है। एन गैन नहीं पढ़ना। फिर ये फा है, फे नहीं पढ़ना। काफ है ये, क क काफ। और ये काफ। लाम, मीम, नून, वाव, हा। और फिर ये है हमजा, और ये है हमारे पास या। तो ये हमारे पास हो गए जी 29 लेटर्स, ठीक है? इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे मखारिज के साथ। और मखारिज जो जो हम जानते जाएंगे उनको एग्जैक्ट आपने उस जगह पे रख के देखना है कि मैं सही भी पढ़ रही हूँ या नहीं, और फिर आपने उसको पढ़ना है। और उसके लिए मैंने आपको कारी अयमन रुश्दी जो हैं उनकी मैंने आपको भेज दी हैं ऑडियोज के लिंक्स, सॉरी वीडियोज के लिंक्स। उनके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। मजीद एक कारी हैं जो भी अच्छे तरीके से मखारिज समझाते हैं, उनके साथ मैं भी आपको क्लास में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगी इंशाल्लाह, जितने भी हम मखारिज करें।
अच्छा, ये हमारे पास एक पिक्चर बड़ी वाज़िया सी आ गई कि मखरज क्या होता है, हर्फ क्या होता है, उसके बाद मुअय्यन मखरज और गैर मुअय्यन मखरज क्या होता है। फिर हमने हरूफुल हिजा का भी देख लिया। अब हमने देखना है कि मखरज का तयन कैसे करें, यानी कैसे पता लगाएं कि इस लेटर का मखरज क्या है। आपका पेज नंबर 28 है बुक का। तो यहाँ पे हमें तीन मेथड मिलते हैं। देखें, किसी भी हर्फ को अदा करते वक्त इसके मखरज का तयन करने के लिए कई तरीके हैं। मसलन सबसे पहले तो ये होता है हर्फ को साकिन कर लें। जैसे आपके पास बा है, तो आप बा को साकिन करना है। ठीक है, बा को आपने साकिन किया, ये आपने इसको साकिन कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या है कि हर्फ पर तशदीद लगा दें। तशदीद लगाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तशदीद कैसे होती है? तशदीद ऐसे होती है। तशदीद लगाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि तशदीद में टू लेटर्स आ जाते हैं, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होता है। उसकी वजह से हमें और ज्यादा आवाज क्लियर आती है। ठीक है, हम और ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जैक्ट जो उसकी जगह है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, साकिन हर्फ से पहले क्या कह रहे हैं कि हमजा लगाएं, और इस हमजा को कोई सी भी हरकत दे दें। तो अभी हम यहाँ पे अगर हमजा लगाते हैं तो हम इसको ये फतहा दे देते हैं। अब ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये हमजा कहलाएगा, इसको हम अलिफ नहीं कहेंगे। ये देखें, अब आपके पास ये ऐसे लाइन हो तो ये भी हमजा है, आपके पास ऐसे हो तो ये भी हमजा है, आपके पास ऐसे हो तो ये भी हमजा है, आपके पास ऐसे हो तो ये साथ जुड़ गया हमारा। अच्छा जी, आपके पास ऐसे हो तो ये भी हमजा है। सिर्फ आपके पास ऐसे हो स्ट्रेट लाइन तो ये अलिफ होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अलिफ है, और इस अलिफ के ऊपर अगर कुछ भी हो, फतहा, कसरा, दम्मा या साकिन का निशान, तो ये फिर हमजा हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हमने ये नहीं कहना कि अलिफ जबर बा। अब हमने क्या कहना है? हमजा फतहा, हमजा फतहा या हमजा जबर, वट एवर, हमजा फतहा बा सुकून। अब अच्छा जी, ये हमारा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इस पे फतहा लगा दें या कसरा लगा दें या दम्मा लगा दें, आपकी मर्जी है। तो हम इसको अब भी कर सकते हैं, इब भी कर सकते हैं, उब भी कर सकते हैं। अब, इब, उब। और अब क्या है कि हर्फ अदा करते हुए इसकी आवाज सुने। जहां आवाज मुनक़ता हो, यानी टूट जाए, सिलसिला उसका कट जाए, तो वही वो मखरज है जहां से हर्फ अदा हो रहा था। जैसे अज, अक, अक। तो जहां पे आवाज कट रही है वही उसका एग्जैक्ट जो है ना वो मखरज। तो इस तरह से हमने उसको फाइंड आउट करना होता है। किसी भी और लेटर को ले लें, आप उसको इस तरह से साकिन कर लें, फतहा कसरा बम्मा के साथ। इसकी पूरी एक गर्दान भी चलती होती है ना, बाबीबू। पहले सिर्फ हरकत के साथ, फिर आपने उसको हरूफ मद्दा के साथ पढ़ना है, बाबीबू। और फिर आपने उसको साकिन कर देना है, अब, इब, उब। ठीक है, फिर आपने उसको तशदीद के साथ पढ़ना है, अब्बा। तो ये पूरी गर्दान भी होती है। अगर कोई लेटर्स की प्रैक्टिस इस तरह से करना चाहता है तो पूरी गर्दान अपने सामने यहाँ पे लिख ले। बाबीबू, बाबीबू, अब, इब, उब, अब्बा। तो ये आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई कि हमने मखरज कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि मखारिज के अहम मकामात जो उलमा कराम ने हमें दिए हैं। अच्छा, इसकी ना डिफरेंट पिक्चर बनती है डिफरेंट बुक्स में। हमने अभी तक जो प्रीवियस नॉलेज है, मेरे साथ जितने भी साथी हैं, प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से 5 हिस्सों में उन्होंने पढ़ा है, उसको तकसीम किया गया है। लेकिन हमारी इस बुक में 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 4 अहम मकामात की निशानदही की है उलमा कराम ने। क्योंकि हम इस बुक को रीड कर रहे हैं, इसीलिए इसी के पैटर्न को फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि ना हम खुद कंफ्यूज हों और ना हम दूसरों को कंफ्यूज करें। ठीक है, चलें। अब हम देख लेते हैं कि वो 4 अहम मकामात कौन से हैं, जिसमें वो कह रहे हैं 17 झैली मखारिज हैं, और वो ये हैं मकामात। फर्स्ट वन इज अल जौफ। अल जौफ क्या होता है? अल जौफ होता है मुंह और हल्क के दरमियान का जो खाली हिस्सा होता है, उसको कहते हैं अल जौफ।
जो हमने कहा था गैर मुअय्यन मखरज, वहां से 3 हरूफ मद्दा निकलते हैं, तो ये वही है। अब इसमें एक मखरज है, ठीक है, मखरज एक है जिससे आपके पास 3 हरूफ मद्दा अदा हो रहे हैं। तो आप क्या इधर ऐसे आप डाल सकते हैं, एक मखरज है और 3 आपके पास हरूफ हैं, हरूफ मद्दा। अब यहाँ पे आ जाए हल्क पे, ये उसका सेकंड पार्ट है, अल हल्क। इसको किसी ने भी हलक नहीं बोलना, हलक नहीं होता, लाम साकिन होता है, हल्क होता है, ये हलक नहीं होता, ठीक है। अब इसके क्या है, इसके 3 मखारिज। अब इसके 3 मखारिज हैं, और पहला कौन सा है जी, देखते हैं, हल का निचला हिस्सा, फिर दरमियानी हिस्सा और फिर इब्तदाई हिस्सा। आगे हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से 6 हरूफ निकलते हैं, यानी क्या कहेंगे हम, 3 इसके मखारिज हैं और 6 इसके हरूफ हैं। उसके बाद आप आ जाएं फम पे। अब ये फम जो है ना, इस फम कहते हैं मुंह को, अल्फम क्या है, ये मुंह। इसमें अब आप क्या क्या डालते हैं, हम डालते हैं इसमें होंठ, हमारा तालु। होंठ को क्या कहते हैं, दोनों होंठों को हम कहते हैं शफतान, ठीक है, या शफतैन भी कहते हैं। फिर तालु, तालु को हम क्या कहते हैं, अल हनक, हा नून काफ, ठीक है, हनक। फिर जबान, जबान को हम कहते हैं लिसान अरबिक में, और दांत, दांतों को हम क्या कहते हैं, अच्छा जी। अच्छा, इसके अब हमारे जो मुंह के जो इन मुख्तलिफ हिस्सों में कितने हरूफ हैं, 22 हरूफ अदा होते हैं। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे कि 22 हरूफ हैं, और इसके एक जगह पे आपकी जो जबान है, अच्छा इसमें जो मेन चीजें आती है ना, ये जबान है और आपके होंठ है, ठीक है। इसीलिए डिफरेंट बुक्स में आपको फम की जगह यहाँ पे 2 पोर्शंस मिलते हैं, एक होता है शफतान और दूसरा होता है अल-लिसान। इसलिए वहां पे बताए जाते हैं 5 हिस्से, यानी वो कैसे कर लेते हैं, अलजौफ, हल्क, अल-लिसान, शफतान और खैशूम, तो ये 5 हिस्से बना देते हैं। लेकिन हम चूंकि इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप ऊपर फम की ही हेडिंग डालिएगा जब आप अपना टेबल बनाएंगे, और उसके बाद फिर नीचे 2 एरोज ऐसे डाल के, तो आगे आप अल-लिसान और अशफतान उसको इस तरीके से कर लीजिएगा, ताकि बुक की तरतीब भी सही रहे, और हम आगे उसको फर्दर डिवाइड करके तो अपने अपने लेटर्स लिख सकते हैं। अब इसमें आपके पास जो जबान है ना, जबान के 10 मखारिज हैं और 18 हरूफ निकलेंगे जबान से। 10 मखारिज हैं और 18 हरूफ हैं। और इस तरह से जो अशफतान है आपके पास, यानी जो होंठ आ जाते हैं, उसके 2 मखारिज हैं और 4 हरूफ हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप, यानी 12 मखारिज हैं आपके पास, और हरूफ कितने हैं जी, 22। ठीक हो गया। उसके बाद खशूम में आ जाए, खशूम क्या होता है, कशूम जो है ना, ये नाक के सुराख से लेकर मुंह के अंदर की तरफ का हिस्सा है। इसका एक ही मखरज है जिससे क्या अदा होता है, गुन्ना। एक ही मखरज है जिससे गुन्ना अदा होता है। अब गुन्ना क्या है, गुन्ना कोई लेटर नहीं है, गुन्ना एक सिफ्त है, किसकी, नून और मीम की, जो यहाँ से अदा होती है, ठीक है। लेटर्स तो हमारे यहीं पे पूरे हो गए ना, ये देखें अब जरा, 22 और 6 28 हो गए, 28 और एक ये वाला हो गया 29। तो हमारे हरूफ तो यहीं पे पूरे हो गए, इसलिए हर्फ तो वहां से कोई नहीं निकलेगा, बस एक सिफ्त होती है। चलें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं जी आगे। अब यहां से समझते हैं मखारिज के अहम मकामात। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये ये आपके पास खशूम है, ये, ठीक है, जहां से गुन्ना निकलता है। उसके बाद अगर आप ये देखें, तो ये आपके दोनों होंठ हैं, अशफतान इनको कहा जाता है। ये आपका अलहनकुल आला है, ऊपर का तालु, ये सख्त तालु है, ये वाला, ये जो येलो पार्ट से शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप इधर आ जाते हैं, तो ये तालु का नर्म हिस्सा है, अलहनकुल आला। और जो सख्त हिस्सा है उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं अलहनकुल
उसको हम अवनीयी भी कहते हैं, यानी अवनीयु, जो अवन किसको कहते हैं, हड्डी को कहते हैं ना, ठीक है। और जो नरम हिस्सा है उसको हम अलहनकुर रिखावा भी कहते हैं। और उसके अलावा इसका एक और नाम है, यहाँ से देख लेते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। आपकी बुक का पेज नंबर है जी 32, ठीक है। दरमियानी हिस्सा जो है ना उसको, जो ये वाला हड्डी वाला है सख्त, इसको अलहनकुल भी कहते हैं और अलहनकुल अज़मी भी कहते हैं। और जो ये वाला है अलहनकुल आला, जो हमने कहा कि नर्म हिस्सा है, उसको कहते हैं अलहल अलहनकुल हनकुल रिख्वा, या फिर अलहनकुल लहमी। लहमी गोश्त को कहते हैं, यानी गोश्त वाला हिस्सा होता है, नर्म हिस्सा होता है। तो ये डिफरेंट नाम आपको बताने का मकसद है कि ये नाम आपकी आंखों से गुजरे हुए होने चाहिए, ताकि अरबिक की बुक कभी भी पढ़ें तो आपको पता हो किसकी बात हो रही है। वरना हम यहाँ पे ज्यादा उर्दू में ही पढ़ रहे हैं, तो ऊपर का तालु नर्म हिस्सा या सख्त हिस्सा भी काफी है, लेकिन ये नाम पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है जौफ। अब जौफ ये मुंह और हल के दरमियान का ये जो सारा खाली हिस्सा है इसमें आ जाएगा। अल लिसान ये आपकी जबान है। अल हल्क जो है ये आपका जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको पर्पल सा, ये हल्क है। अच्छा, हम जब हल्क को सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि पूरी गर्दन तक हमारा लंबा सारा हल्क होगा। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा होता है बस, इससे ज्यादा नहीं होता। जैसे आपकी फिंगर है, आपके फिंगर पे 3 स्टेप्स बने हुए होते हैं ना, 1 2 3, 3 पोर्शन। तो इसी तरह से हम हल्क को आगे से डिवाइड करेंगे 3 पोर्शन में। फिलहाल बस इतना काफी है कि बहुत लंबा नहीं होता, और ये यहाँ से शुरू, ये जितना भी पर्पल पोर्शन है यहाँ से शुरू होके यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। तो सीने में नहीं जाना हम लोगों ने सिर्फ हल्क में ही रहना है। अक्सर हम लोग लेटर्स निकालते हुए सीने तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक और पिक्चर है, सेम डिस्क्रिप्शन है, और ये हमें सारा अच्छे से दिखाई दे रहा है। अलजौफ हो गया, हल्क हो गया, अल्फम हो गया। फम में जैसे मजीद मैंने आपको बताया था अलहनकुल आला, लिसान, अलस्नान, अशफतान, अलखशूम। तो ये सारा। अब आ जाते हैं मखारिज की तरफ। असल आपकी जो बात है, ये तो पहले तमहीद होगी लंबी सारी। सबसे पहले आते हैं जौफ पे, अल जौफ। यहाँ से 3 हरूफ मद्दा निकलते हैं, जैसे हम डिस्कस कर चुके। या मद, वाव मद और अलिफ मद। ये अब आपके पास उसकी पिक्चर है। अलिफ मद कब बनता है? खाली अलिफ से पहले जबर हो। अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ पे लिखा है अलिफ साकिना। अब हमने अभी यहाँ आपको बताया कि अलिफ जो साकिन होता है उसको हम हमजा बोलते हैं, अलिफ नहीं बोलते। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते थे कि अलिफ साकिना नहीं हो सकता। तो इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे खाली अलिफ लिख दिया गया है, ताकि आपको पता हो कि वो अलिफ जो खाली होता है वो अलिफ साकिना है। अच्छा, इस बुक में अलिफ साकिना क्यों लिखा गया? इस बुक में इसलिए लिखा गया है कि अरब्स के यहाँ ये चीज मशहूर है कि जिस चीज के ऊपर फतह कसरा कसरा और गम्मा नहीं होता, जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, उनके हिसाब से जो साकिन, तो वो साकिन होता है, इसलिए उसको साकिन कह देते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने अलिफ के ऊपर कोई हरका नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको अलिफ साकिना लिख दिया। यानी ये उनके यहाँ ऐसा ही बोला जाता है। हमारे यहाँ चूंकि कंफ्यूजन हो जाती है, सो खाली अलिफ अलिफ जो है वो ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए लिखा गया है। दूसरा देखें, वाव मद्दा। वाव साकिना से पहले पेश यानी दम्मा हो तो, और फिर या मद्दा, या साकिना से पहले जेर यानी कसरा हो तो। अब ये फतहा कसरा दम्मा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा, ये उसके मखारिज हैं, ये पहले भी हो चुके हैं ये वाले। कि जिस हर पर फतहा हो उसे क्या कहेंगे? मफ्तूह कहेंगे। और जबर का मखरज क्या है? इंफिताह फम यानी मुंह का खुलना। ये मखारिज भी आपको आने चाहिए। फिर जेर यानी कसरा, जिस हर्फ पर कसरा हो उसे क्या कहते हैं? मकसूर कहेंगे। और जेर का मखरज क्या है? इंखिफाद फम यानी मुंह का झुकना। फिर पेश है, जिस हर्फ पर दम्मा हो इसे क्या कहेंगे? मगमूम कहेंगे। और पेश का मखरज क्या है? इंदमाम शफातैन यानी दोनों होंठों की गुलाई। तो ये फतहा कसरा दम्मा है। इनको पढ़ने के तरीके, वो शराइत हम ऑलरेडी जानते हैं कि हरकत को बहुत लंबा नहीं करना हमने। क्या बन जाएगा? वो ऑब्वियसली हरूफ है मद्दा में से कुछ ना कुछ बन जाएगा। उसके बाद फिर झटका नहीं देना, इतना छोटा भी नहीं
ना कि उसमें झटका आ जाए। और मजहूल नहीं करना, यानी ये माला नहीं करना, अपने वर्ड्स को लिटा नहीं देना। जैसे बा फतहा के साथ है तो बा को बै बै नहीं पढ़ना, मुंह को ज्यादा खोलेंगे साइड की तरफ स्माइली फेस की तरह तो वो बै बन जाता है, बै बै ला। स्पेशली लाम अक्सर लोगों का मजहूल होता है। और अगर आप उसका कसरा देखें बी, तो बे पढ़ देते हैं, बे बे नहीं पढ़ना, बी पढ़ना है, उसको डबल ई वाली साउंड देनी होती है आपने। इस तरह से डबल ए वाली यू कैन से आपने उसको देनी होती है आवाज जब आप फतहा पढ़ रहे होते हैं। और इसी तरह से जब आप गम्मा को पढ़ते हैं, जब हम होंठों को गोल नहीं करते तो फिर वो भी मजबूल हो जाता है, फिर वो कुम की साउंड आती है, अलैकुम कुम। ठीक है, अलैकुम कुम होता है काफ के लिए, ऊपर दम्मा है तो दम्मा के लिए होंठों को गोल करना है। ये बेसिक चीजें थी, मैंने इसलिए बहुत डिटेल से नहीं बताई क्योंकि पहले भी डिस्कस हो चुका। अच्छा, वापस आते हैं अब हरूफ मद्दा के मखारिज की तरफ। इसके लिए आप अपना पेज नंबर बुक का 31 खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, अदरवाइज स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, इन स्लाइड्स में सब कुछ मेंशन है, यहाँ से देखें और ध्यान ध्यान से समझें। ये तीनों हरूफ मद्दा जो से दहन से यानी मुंह और हल्क के दरमियानी खाली हिस्से से अदा होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा कैसे अदा होता है? ये इन दोनों हिस्सों से निकलता है। कौन से दोनों हिस्से? मुंह और हल्क, ठीक है, के दरमियान का खाली हिस्सा जो है। मुंह का दहाना यानी मुंह का जो फ्रंट पोर्शन है, उसके दहाने में क्या क्या आ जाते हैं देखिए, उसके आपके अपर लिप्स आ जाते हैं, लोअर लिप्स आ जाते हैं, अंदरूनी हिस्सा आपका जॉ यानी जबड़ा, ये सब कुछ मुंह के दहाने में ही आता है ना, यानी मुंह का जो अगला हिस्सा होता है। अच्छा, मुंह का दहाना एक मखसूस शक्ल या बनावट इख्तियार कर लेता है। पढ़ के देखें फतहा को जरा। फतहा के साथ अलिफ लगाएं, यानी बा फतहा अगर कर लें और आग अलिफ लगा दें तो अलिफ मद बन जाता है ना हमारे पास। तो बा आ पे आपने अपनी शेप देखनी है कि क्या बन रही है। अच्छा, और जबान जो है वो मुंह के निचले हिस्से में अपनी तबई हालत में रहती है, यानी नेचुरल पोजीशन में रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। इस पिक्चर को आप जूम करके देख सकते हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई गई है। ये आपकी अलिफ मद है। ये जो आपके पास रेड कलर का नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये अब क्या है, बिल्कुल देखें फ्लैट है जबान आपकी पीछे से, नेचुरल पोजीशन में है, बस मुंह थोड़ा सा आगे से आपका खुल जाता है जितना आपका फतहा के लिए खुलना होता है। वाव मद को देखें, ये भी इन्हीं दो खाली हिस्सों से अदा होता है, यानी मुंह और हल्क के दरमियान का जो खाली हिस्सा है। जबान का पिछला हिस्सा थोड़ा सा बुलंद होता है। पढ़ के देखें जरा। बू, पहले पढ़े बा, फिर पढ़े बू। आपको खुद ही फील होगा कि हाँ ये सही लिखा हुआ है, पीछे से आपका जो हिस्सा है जबान का थोड़ा सा वो बुलंद हो रहा है। और दोनों होंठ जो क्या होते हैं आपके दायरे की शक्ल में आगे की तरफ निकलते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे की तरफ निकलने चाहिए। सिर्फ इतनी जगह हो आपकी कि आपकी जैसे पेंसिल है एक, वो आप अंदर रखें तो वो आपकी अंदर जा सके, बस इतनी स्पेस हो ताकि आवाज बाहर को निकले इसकी। और आवाज के गुजरने के लिए दोनों होंठों के दरमियान जगह रहती है, यही वाली बात जो मैंने अभी बताई। तो अलिफ मद में क्या पढ़ा आपने, जबान अपनी पीछे से क्या होता है, नेचुरल पोजीशन में रहती है, लेकिन आगे जो मुंह का दहाना है आपका वो एक डिफरेंट सी एक अपनी मखसूस शक्ल इख्तियार कर लेता है। वाव मद में हमने पढ़ा कि होंठ आपके मुकम्मल तौर पे गोल हो जाते हैं, सिर्फ इतना हिस्सा बाकी खुला रहेगा, एक पेंसिल गुजर सके, थोड़ी सी जगह रह सके ताकि वहां से आवाज गुजरे। लेकिन आपकी जबान का जो पिछला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अब आ जाए तीसरे हर्फ पे, मद पे, और वो है जी या मद। ये भी इन्हीं दो खाली हिस्सों से अदा होता है, यानी मुंह और हल के दरमियान का खाली हिस्सा, लेकिन इसमें निचला जबड़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ खिंचता है। अब जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं ना तो आपको देखने में लगता है जैसे कोई बंदा हल्की सी स्माइल दे रहा है। तो बहुत ज्यादा स्माइलिंग फेस नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा हो, ताकि हमारा जो जबड़ा है वो पीछे को खींचे और हमारे जो मद्दा है या मद जो है वो शार्प हो सके। और इसको अदा करते हुए जबान का दरमियानी हिस्सा हल्का सा बुलंद होता है। या मद में जबान का दरमियानी हिस्सा। अब आप तीनों को पढ़ के देखें तरतीब से, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इस चीज को फील नहीं करेंगे, इस वर्डिंग को, आपको ये वर्डिंग सिर्फ किताबी बातें लगेंगी, लेकिन जब आप इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा यस, दिस इज प्रैक्टिकल। सो पढ़े, बा बा बा, मोलर्स को खोलें, बा बा, ठीक है। उसके बाद
बू, फील करें जबान, फिर बी, बी, उसमें आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो थोड़ा सा उठता है। तो ये हमारे 3 हरूफ मद हो गए, अलिफ मद, ब मद, या मद। और ये किस पे, ये किस मखरज से ताल्लुक रखते हैं? गैर मुअय्यन मखरज है इनका, ठीक है। अब ये हमारे पास अलजौफ है, उसकी पिक्चर दी हुई है। ये अलिफ मद है, यहाँ से ये देखें बिल्कुल फ्लैट है जबान आपकी। फिर ये वाव मद है, ये पिछला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ है। ये या मद है, यहाँ से सेंटर वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ है। ये मजीद आपके जो इनर पोजिशंस हैं उसको वाजिया कर रही है पिक्चर। हल्क तक करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम, ताकि आप इस वीक कुछ प्रैक्टिस भी कर सकें। हल्क आपकी बुक का है जी, पेज नंबर 33, 34। हल के 3 मखारिज हैं जिनसे 6 हरूफ अदा होते हैं, ठीक है। और इन 6 हरूफ को हरूफे हल्की कहते हैं। तो पहला नाम तो आपने याद कर लिया आज, हरूफे हल्की कौन से जो हल्क से निकलते हैं, कितने हैं वो? 6 हैं। अब इसको हमने पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। आपके पास है सबसे पहले वाला जो ऊपर हिस्सा होता है हल्क का, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं अदना हल्क। ऊपर वाला हिस्सा जो क्या है, मुंह के करीब है और सीने से दूर है, ठीक है। अदना हल्क, दुनिया, दुनिया क्या है? दुनिया करीब से निकला है ना, इसी तरह से। तो ये वहीं से निकला है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये करीब है। उसके बाद आ जाए वस्ते हल्क, यानी सेंटर, मिड, वट एवर यू कैन से। ये इसमें से ये 2 लेटर्स निकलेंगे और ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन आ जाता है। अलमिजमार कहते हैं इसको अरबिक में, एपिक्लोटस कहते हैं इसको हम, ये जो पोर्शन है इंग्लिश में। अच्छा, और उसके बाद आप आ जाए अक्सा हल्क में। ये वो हिस्सा होता है जो सीने के तो करीब है लेकिन मुंह से देखें बहुत दूर है, और ये उसका आखिरी हिस्सा होता है। अक्सा, अक्सा दूर से निकला है, इसका मायने होता है दूर, जैसे मस्जिद अक्सा उसका भी नाम है। अच्छा जी, अब ये 3 पोर्शंस आपको याद हो गए, अदना हल्क, वस्ते हल्क और अक्सा हल्क। अब अक्सा हल्क को सबसे पहले देखते हैं। ये हल्का निचला हिस्सा है, यानी वो जो मुंह से दूर और सीने से करीब होता है, और इसे अदा होने वाले 2 हरूफ हैं हमजा और हा। है तो बहुत आसान पिक्चर देखने में, जरा इसको देख लेते हैं, हमजा और हा। इसकी मिस्टेक्स देखते हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। इसकी हम देखेंगे मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं और करेक्शंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हा को। जब हम हा अदा करते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं हा, हाँ। सबसे पहली गलती कि हम इसको बहुत अनरियल सा बना देते हैं और हम इसको भारी कर देते हैं। तो जब आपने पढ़ना है इसको बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ना होता है, कैजुअल वे में पढ़ना होता है। इसमें क्या करते हैं हम, सांस बाहर, हवा जो है वो बाहर निकालते हैं, और ये बहुत आसानी से अदा होता है। हाँ, हाँ नहीं करना है इसको, सीने में नहीं जाना। जैसे होता है एक वर्ड बा, जैसा होता है ना बिही, जब हम इसको साकिन करें तो हम पढ़ते हैं बिह, हाँ बिह, बहुत सीने में चले जाते हैं। तो सीने से ये लेटर अदा नहीं होता, बिल्कुल हल्के आखिरी पोर्शन से अदा होता है बिह। बस हवा बाहर आनी चाहिए, एक तो भारी नहीं होना चाहिए, सीने में नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई भी यानी बनावट नहीं आनी चाहिए इसमें, बस नॉर्मली आपने इसको अदा करना है। जैसे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती ना, तो हम क्या करते हैं, अच्छा आवाज निकालते हैं। अच्छा, इंग्लिश में एक लेटर होता है हु, एक होता है ही, हम्म, हु ही। इनको पढ़ने के लिए हम कभी जोर लगाते हैं? हु ही नहीं लगाते ना। तो बिल्कुल हम कैसे पढ़ते हैं, हु ही। उर्दू में हम पढ़ते हैं हम, हा, हा से हम। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल वे में ही आपने इसको पढ़ना है। हाँ, बस, हाँ नहीं करना। ये तो अब आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, वैसे या तो गर्दान बना के कर लें या फिर शेख की ऑडियो है उनको साकिन किया हुआ है और फिर मुतहर्रिक के साथ वो पढ़े, आह, इह, उह, इस तरह से करके। अच्छा, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बस आपने ये ध्यान रखना है, जब आप आह पढ़ रहे ना,
तो आ के लिए, आ के ऊपर क्या है, हमजा के ऊपर फतहा है, तो फतहा के लिए आपका मुंह खुला रहेगा, हा पर अपना पुल बैक हो जाना चाहिए, बिल्कुल होंठ सीधे, मुंह सीधा, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए मुंह में। ठीक है, इस तरह से ई जब पढ़ेंगे तो ई हमजा कसरा, ई के लिए आपका जॉ थोड़ा सा खिंचेगा, लेकिन हा पे पुल बैक हो जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपके साथ वीडियो अपनी ऑन करके फिर आपको ये मजीद डिटेल से समझा दूंगी। फिलहाल आप खुद प्रैक्टिस कर लें इस तरह से। जब आप दम्मा के साथ करेंगे तो ऊह जब पढ़ेंगे ना तो ऊह, इस पे अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पुल बैक करना भूल जाते हैं, तो वो ऊह ऊह होता है, तो वो जो हा होता है उसकी आवाज अच्छी तरीके से बाहर ही नहीं निकल आती, नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि हमने उसको बंद किया होता है, दम्मा की तरह हमने होंठों को बंद ही किया होता है और होंठों की गुलाई से ही हम उसको अदा कर रहे होते हैं, तो आपकी हाँ की आवाज बाहर नहीं आती सही तरीके से। सो आपने फौरन हाँ पर आके उसका अच्छा फुल बैक देना है। तो ये हो गया हाँ। उसके बाद देखिए हमजा को, हमजा जो है ना वो अक्सर हल्क से अदा होता है और इसमें ना शिद्दा होती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक दरवाजा होता है ना, दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। देखिए ना, अब इसके बाद तो कोई भी लेटर नहीं आ रहा, तो आप ये सोचें कि ये दरवाजा है, ये एक ये वॉल है, बस ये एंडिंग वॉल है, ये दरवाजा है। तो सारी आवाजें यहीं से निकलेंगी आपकी, ये यहाँ से, इसके नीचे से नहीं निकलेंगी, यहीं से निकल के सारी इधर से आपके मुंह के जरिए बाहर आ जाएगी। इसलिए हम इसको पॉकेट भी कहते हैं कि ये पॉकेट है। वैसे समझाने के लिए डिफरेंट चीजें यूज की हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आप इसको आप क्या पढ़ेंगे, जब इसको साकिन करेंगे ना तो इस कैसी साउंड आनी चाहिए, अ। बिल्कुल आपको यहाँ पे अक्सर हल्क में फीलिंग आनी चाहिए, अ ई उ। फौरन पुल बैक भी करना है जैसे मैंने हा के लिए आपको बताया। अच्छा, जब हम इसको पढ़ते हैं ना फतहा कसरा दम्मा के साथ, तो हम पढ़ते हैं जैसे ये वर्ड होता है यौमाइदिन, तो हम पढ़ते हैं यौमाइदिन। माई माई नहीं पढ़ना, इसको माई, ई हमजा को शार्प रखना है, इसको फील करना है, यौमाइदिन, माइदिन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको फतहा के साथ देखें, तो फतहा के साथ कोई वर्ड देखें, अंतुम में देख लें, आ, इसको नहीं करना, इसको फील करें, बिल्कुल आइन की तरह भी इसको नहीं लेके जाना, तुम। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड जो हैं वो कुरान से देख सकते हैं जिसमें आपने हमजा को शार्प करना होता है, उसको कभी भी आपने ढीला नहीं रखना। आ आ वाली साउंड जॉफ से नहीं निकलनी चाहिए, मतलब अलिफ वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, हमजा शार्प होता है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं वस्त हल्क में, ये लेटर्स को थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ से आपके टू लेटर्स निकलते हैं और ये होते हैं आइन और हा। सबसे पहले अमूमी गलतियां इसमें क्या होती हैं, अमूमी गलतियां ये होती हैं कि हम आइन के लिए अपने होंठों को गोल कर लेते हैं, आ आइन, पहली गलती। दूसरी गलती, हम इधर इधर की बजाय, ये वस्ते हल की बजाय हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं आ अपनी तरफ से हम बहुत अच्छा आइन निकाल रहे होते हैं कि हम बड़ा उसको बहुत अच्छी तरीके से वाजिया कर रहे हैं, तो लेकिन वो वाजिया नहीं हो रहा होता है, वो आपका अक्सर हल्क में जा रहा होता है, मखरज चेंज कर देते हैं आप। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे रहना है, मुंह थोड़ा सा खोलना है ताकि आवाज अच्छी तरीके से खुल के बाहर आए, क्योंकि जब आप आइन पढ़ते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये ऐसे थोड़ा सा इधर इधर तक आ जाता है, यहाँ तक पीछे तक आ जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऑलरेडी ही आवाज आपकी कम यानी थोड़ी मुश्किल से निकलती है। जब आप आगे जाके इसकी सिफात पढ़ेंगे तो मजीद वजाहत हो जाएगी कि क्यों निकलती है इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी के लिए बस इतना काफी है कि यहाँ तक वो आ जाता है, यहाँ पे रास्ता पहले ही थोड़ा सा तंग हुआ होता है। जब आप और ज्यादा आवाज को डीप लेके जाते हैं तो वो आ आ आज़ाबुन, ये वर्ड निकलता है, तो नहीं करना आपने, यहाँ पे फील करें। पहले आप पढ़े हा, क्योंकि हा मोस्टली लोगों का ठीक होता है, हा आ, वहीं पे फील करें, हा दोनों लेटर्स के एक साथ प्रैक्टिस करें। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं हा आ नीचे चला जाता है, लेकिन हम उसको एक साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जहां से हा आ रहा है वहीं से आइन निकालना है, तो ये आपके सही आइन की अदायगी में मदद देगी, ये मश्क, ये
एक्सरसाइज। सो आपने हा के साथ ही आइन की प्रैक्टिस करनी है। आइन के लिए आपने होंठों को गोल नहीं करना, आवाज को बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। अच्छा, तीसरी ये होती है, ये जो जबान है ना, ये जबान का आखिरी हिस्सा, इसको भी उठा देते हैं। इसको उठा देते हैं, वो बेचारा पहले तंग रास्ते से निकल के आ रही होती है आवाज, जब इसको भी उठा देते हैं वो और तंगी से निकलती है। तो जबान को भी जब आप पीछे यहाँ इसके साथ बहुत ज्यादा प्रेस कर देते हैं, उठा देते हैं, तो वो तभी भी आ वाली साउंड आती है। और मुंह को जब नहीं खोलेंगे, मोलर्स को अपने नहीं खोलेंगे, तो आ, हाँ ये वाली साउंड आएगी। तो आप क्या करेंगे, आ आ। ठीक है, आपने मुंह खोलना है, मोलर्स खोलने हैं, जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, तो ताकि आपकी जो मद है उसकी वो सही तरीके से अदा हो सके। अच्छा, ये तो आपका हो गया जी आइन। और हाँ, इसको भी आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करना है साकिन करके, और हाँ को भी। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं एक वीडियो के साथ। उसके बाद आप आ जाएं फ और गैन में। हल का इब्तदाई हिस्सा कौन सा होता है, अदना हल्क, यानी वो हिस्सा जो मुंह से करीब तरीन है, और यहाँ से दो हरूफ निकलते हैं, ख और गैन। इसकी भी सबसे पहले अमूमी गलतियां क्या होती हैं कि हम खो खो पढ़ते हैं, जबान को भी गोल कर देते हैं, जबान को सीधा रखें। दूसरी गलती, होंठों को गोल कर देते हैं, होंठों को सीधा रखें। तीसरी गलती, जॉस को पूरा नहीं खोलते, तो वो ओ वाली साउंड अंदर ही रहती है, आपकी मद जो है वो सही तरह से अदा ही नहीं हो पाती, तो खो की साउंड आती है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ, ये मुफखम लेटर है, ख और गैन दोनों मुफखम है। ये सारे जितने भी अभी हमने पढ़े हैं ये मुरक्कक हैं, यानी ये लाइट लेटर्स हैं, ये चारों, ये जो दोनों हैं ये मुफखम लेटर्स हैं। इनके लिए आपने ये जबान के पिछले हिस्से को थोड़ा सा उठाना तो होता है, ठीक है, लेकिन होंठों को बिल्कुल सीधा रखना है। ख, ये जो तरतीब है ना, हम तब से सुनते आ रहे हैं, बचपन से काइंड ऑफ, जब से हम कुरान पढ़ रहे हैं, होंठों को सीधा रखें, होंठों को सीधा रखें, और हम कहते हैं जी जी हमारे सीधे हैं। सीधे होते नहीं है जब तक आप कैमरे में शीशे में खुद देख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये तभी सीधे होंगे जब वाकई उस तरह से प्रैक्टिस की जाएगी। हम जब पढ़ रहे होते हैं हमें यही लग रहा होता है हमारे सीधे हैं, लेकिन जैसे हम शीशे में अपना मुंह देखते हैं ना, तो पता चल रहा होता है कि कितने सीधे हैं। सो मेरी सबसे डीपली रिक्वेस्ट है, ये आप सोचें कि आपकी पूरी जितने सालों में आपने तजवीद पढ़ी है ना, ये उसका निचोड़ है ये क्लास। इसको जितना टाइम दे सकते हैं इसको दें, और इसमें से ये सारी जो चीजें परफेक्ट होने वाली है ना, उनको परफेक्शन लेवल पे ले आए, एक्सीलेंस लेवल पे ले आए, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको तजवीज आती है, और ये छोटी छोटी सी कमियां हैं जिनको हमने निकालना है। सो प्लीज शीशे के साथ प्रैक्टिस करनी है सबने। जितना आप लोग अपनी प्रैक्टिस के साथ सिंसियर होंगे, उतनी ही आपकी तजवीज अच्छी होगी। सो अब आपने इसको क्या कर देना है, आपने इसको पढ़ना है जी, खौ। ठीक है, अच्छा, इसमें हल्की सी बबलिंग साउंड आती है, स्क्रैचिंग होती है ना, जैसे हम किसी चीज को स्क्रैच कर रहे हैं, जैसे दीवार को आप स्क्रैच करें जरा, हाथ को नाखून के साथ स्क्रैच करें, तो ये स्क्रैचिंग साउंड आती है आपको यहाँ पे खौ। लेकिन गॉइन में ये स्क्रैचिंग साउंड बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं गॉइन, नहीं, ये स्क्रैचिंग साउंड नहीं आनी चाहिए गॉइन में। गॉइन में स्क्रैचिंग साउंड नहीं होती, सिर्फ खौ में होती है, जिसको आप स्क्रैचिंग साउंड कह सकते हैं, बबलिंग साउंड कह सकते हैं खुद की। ठीक है, गलतियां आपको जो अमूमन होती हैं वो मैंने बता दी, वो नहीं करनी। बस आपने क्या करना है, गैन और खौ को अदा करते हुए, एक और गलती होती है कि हम हल्क को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, बंद नहीं करना उसको। ये उठानी जरूर है तफहीम के लिए, लेकिन यहाँ से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि इसका मखरज ये है हल्क, यहाँ से नहीं निकलेगी आवाज, यहाँ से ही आएगी। सो इसको थोड़ा आपने खुला रखना है, और मोलर्स को एज यूजल हमने जैसे बताया कि आपने खोलना है। लेकिन खौ की जो खराश है ना, वो अख इतनी भी नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल खराश आती है बस वही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हम डाल देते हैं तो वो फिर रियल नहीं लगता, असल नहीं लगता। ठीक हो गया, तो ये आपका खौ हो गया, ये गैन। अच्छा, खौ जो है ना, अब ये दोनों का मखरज तो एक ही है, जैसे मैंने बताया अदना हल्क, लेकिन देखिए अदना हल्क में भी एक ये पॉइंट आ जाता है, एक ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका अदना हल्क है ना, ये इसमें से अगर यहाँ से आपका खौ निकल रहा है ना, तो बस ये थोड़ा सा इधर आ जाए, यहाँ से आपका गाइन निकलेगा। ठीक है, यानी जो खौ की पोजीशन है ना, वो गाइन से थोड़ी सी ऊपर होती है। खौ फील करके देख लें, खौ, और ये गौ, गौ, ये आपको थोड़ा सा नीचे लगेगा। तो ये बस इनका हल्का सा पोजीशन का डिफरेंस होता है,
अदरवाइज मखरज उनका एक ही है। तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा। एक शेख की मैं आपके साथ ऑडियो वीडियो लगाती हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए। Wa rahmatullah. I welcome everyone to the 6th installment of the Arabic Sounds आवाज video आ रही है series. सबको? मुझे काइंडली Today's बताइएगा चैट objective बॉक्स में is लिख going के। to have 4 letters in it. These 4 letters, not difficult at all, something you might have heard possibly. Great. The first example is ah, lift, don't push. Now I want you to lift the sound, don't push. That you can now take the next 2 letters and write down the word. Write the word for me. Right on the top. Lift, don't push. Lift, don't push. Lift, don't push. Now I want you to lift the sound, don't push it. Lift it with me. It's 2 C's. Ah, ah, ah. It's like biting a big apple. Ah, ah. Great. It didn't take a lot of effort and it's not overwhelming. Let's try it together. Ah, ah. The name of the letter is Ain. Great. The first example is amala, amala, amala. It does. You don't have to lose your lunch in order to say this correctly. And let me show you an example. Say ra, fa, a, which means to lift, or he lift. He lifted, so I want you to lift it with me. Rafa'a, rafa'a, ah. Do you see how the sound's kind of just lifting and coming right out? You don't need to say rafa'a. What am I doing? I'm pushing there. Don't want you to push. So let's try it again. Rafa'a. Great. A simpler example that would help you lift it in the middle of a word is ma'akum. Ma'a, ma'akum. Excellent. So I know you're waiting for this example because everyone recites it in their prayer daily. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As opposed to Alameen. Don't O your mouth and lift the sound. The last sound for today, simple. We do it every morning. You finish brushing your teeth, put some water inside, and you gargle your mouth. Lift your head. Ghaw, ghaw, ghaw. You know that you're gargling salt or salt water or whatever it is. Try it again. Ghaw, the name of the letter ghain. So let's try it together. Ghafara, ghafara, ghafara. Fantastic. Let's try the word ghafir. Can you hear it in the background? That little gargle. Ghafir, ghafir. And in Surah Fatiha, what we read daily, Mawdubi. I got that blad in there, right? Let's try it together. Gargle it. Mawdubi. Mawdubi. Great. So today we did ba, press the top teeth, bring it out of the mouth. Va, a, gha. Make sure you lift your eynes, gargle your press those lips together. Samawati. Tap on your claws, and the next letter is the letter ha. I want you to write the word give up. And you're just going to give up and just let a sigh of relief off. It's the 9th video. I'm done. Say ha. Great. It's coming from the first part of my throat. The first part of my throat. Let the air out and say hadha. Tongue comes out. Hadha. Hadha. Let's try it in Surah Fatiha. Let the E out and then the air. Dina. Dina.
Na. Great. Straightforward. The second to last letter is Hamza. It makes the same sound as an alif. So remember the word application. Antum. Antum. Ma al na. Excellent. So alif and hamza make the same sound. And finally, you have the letter ya. Say ya. By some of the other sounds, but take it as it comes. The next letter is a jug, but it's hollow. It's empty. So if you can try it with me, just take a big sip out of your lemonade. Take a big gulp out of it, and when you're done on a hot summer day, you'll say, you'll take a big sip and say, that's the hollow sound in the jug, which is the name of the letter ha. Ha. So let's practice a few sounds in English first. Try saying it at home. Think about the word spicy hot. Spicy hot, like a jalapeno or like eating achar or firfir. Something spicy, and you start saying ha, ha, ha. That's the same place that the sound of this letter will come out of. Let's try it together. Ha. It doesn't take any effort, just like when you let your air out after taking a big sip. Great. Let's take some examples together. The name of the letter is ha, and the sound that it makes is hamada. Hamada. Let's try another example, like alhamdu. Alhamdu. How about a simpler one? We did ta with 2 dots on top. Let's touch the top 2 teeth. Hatta. Hatta. For those of you who are home having a small asthma attack and you're kind of getting overwhelmed, you're trying too much. Take a deep breath in through your nose. Hatta comes out very naturally. Comes out from the second part of the throat. Hatta. Ha. Excellent. The third letter, straight line with the C, but now it has a dot on its head. It has a small dot. I want you to say the word scratch with me. The name of this letter is kha. Say the word in English, scratch. And when something has a scratch, you tend to kind of scratch it a little bit. So scratch the back of your throat and say kha. Kha. Scratch. Let's try the word together. Yakhruju. Yakhruju. Excellent. Let's try one more. Yakhruju. Let's try the word kharaja. So we've seen the jim before, the jug with the dot inside. Let's try it together. Kharaja. Little side note. Did you see the lips O for ra? I'm not saying kharaja. I'm saying kharaja. Jug. Jump. Kharaja.